हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान जो भी एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड साथ ही साथ उन एक्सप्लेनेशंस में आपके उस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए रिवाइज करने में। ठीक है, तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, देखेंगे कि वो कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं और वो सारे ही टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे फॉर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ये कंसेप्ट पढ़ा है कोरिलेशन। देखो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से आराम से आ ही जाते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है ये हमें बताता है कोरिलेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम और आपके खर्चे, क्या हम इन दो वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ने लगते हैं। होता है ना हमारे साथ कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो अब हम क्या सोचेंगे कि यार अब तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, चलो कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं। या फिर हम सोचेंगे कि अभी तक तो हम लोकल ब्रांड की चीजें ले रहे थे, अब हमें एकदम ब्रांडेड स्टाइलिश चीजें खरीदनी है ना। तो हमारी इनकम बढ़ी और हमने सोचा कि हम अपने खर्चों को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप हमें देखने को मिला जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था वहां हमने देखा था कि कोरिलेशन की एक रेंज होती है, मतलब कोरिलेशन की वैल्यू एक रेंज के अंदर आती है। क्या थी वो रेंज? दैट वाज -1 to +1। हमने पढ़े थे ना ये कंसेप्ट, जहां हमने देखा था पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और जीरो के लिए क्या होता था? नो कोरिलेशन, है ना। ये सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कोरिलेशन की। तो देखिए, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू है +1, कि जो हमारा कोरिलेशन की वैल्यू है कहीं ना कहीं -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल जाता है, दैट इज +1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is a relative measure of dispersion? इनमें से कौन सा हमारा relative measure है dispersion का? अच्छा, हमने dispersion concept सीखा था। हाँ जी मैम, हमने सीखा था। मैम, dispersion का मतलब था scatteredness of value from each other। ठीक है, एक दूसरे से जो वैल्यूज हैं वो कितना दूर है, या फिर फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, या फिर सेंट्रल वैल्यू से जो वेरिएबल्स हैं वो कितना दूर है, कितना स्कैटर्ड है ना। ये हमने पढ़ा था। अब जब हम डिस्पर्जन की बात करते थे तो हमारे पास दो टाइप के डिस्पर्जन है। एक होता है रिलेटिव मेजर, ठीक है, और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट हमको देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था इसमें रेंज, ठीक है, हमने पढ़ा था इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, हमने पढ़ा था मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। ये सब हमने पढ़े थे अपने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। वही रिलेटिव मेजर क्या होता है? रिलेटिव मेजर होता है जहां पर आप किसी दूसरी डिग्री पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जहां पर आप कुछ रेशियोज या फिर परसेंटेज के थ्रू अपने डेटा को मेजर करते हैं।
तो रिलेटिव मेजर की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिलेटिव मेजर में क्या आता है, यही सारे टर्म्स होते हैं, बस इसके आगे वर्ड लग जाता है हमारा कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है बताइए रिलेटिव मेजर कौन सा है, तो रिलेटिव मेजर कौन सा होता है, जिसके आगे कोफिशिएंट वर्ड जुड़ा हुआ होता है ना। तो कोफिशिएंट वर्ड यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो हमें अपना आंसर यहाँ पर मिल गया। क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं और आपको रिवाइज हो रहा है कि कौन से कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडम या फिर नन ऑफ द अबव। अच्छा, हमने सैम्पलिंग कंसेप्ट पढ़ा था। सैम्पलिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जब हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी, है ना, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जहाँ पे सबके रैंडम चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, नॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हम रैंडम चांसेस नहीं रखते, जहाँ पर हम एक तरह से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने जजमेंटल के अकॉर्डिंग भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब हमने पढ़ी थी तो यहाँ पे थी हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग, है ना। देन हमारे पास थी एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। एक होती है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, एक आती है हमारे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, याद आ रहा है, ठीक है। और होती है हमारे पास जैसे एरिया सैम्पलिंग, है ना। इस तरीके की सैम्पलिंग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ते हैं हम, नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आती है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। देन आती है जजमेंटल सैम्पलिंग, ओके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और कौन सी आती है, एक आती है यहाँ पे वॉलंटरीली रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, ठीक है, ये भी होती है। तो हमसे पूछा है कि बताओ कन्वीनियंस सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग है, तो भाई कन्वीनियंस सैम्पलिंग हमने यहाँ पे पढ़ा विच इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका एक कंसेप्ट और रिवाइज हो गया, दैट इज सैम्पलिंग। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। क्लियर है हम सभी को यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा क्या रहेगा, क्या वो हमेशा जीरो रहेगा, मतलब हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा, क्या वो हमेशा -1 से ज्यादा रहेगा, क्या वो हमेशा -1 से कम रहेगा, क्या वो -1 और +1 के बीच रहेगा। तो अभी ही हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट कोरिलेशन या कोरिलेशन को हम मेजर जब करते हैं तो एक रेंज हम लेते हैं विच इज फ्रॉम -1 टू +1। तो कभी भी कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, मतलब -1 से ज्यादा +1 से ज्यादा ऐसे नहीं हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि ये है बिटवीन -1 टू +1, ठीक है। क्या बोलेंगे कि -1 से +1 हमारी कोरिलेशन की वैल्यू रेंज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कोरिलेशन अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो उससे आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पैरामीटर रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो टर्म है ना, एक होती है हमारी पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल, ठीक है। जब हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं, पैरामीटर, है ना, ये सब मैंने करवाया हुआ है आपको। जब सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है,
तो भाई हमें अभी अभी पता चल गया कि पैरामीटर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इससे हमें अपना आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आएगा इन सभी को सॉल्व करने में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या पूछा है, नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है। देखो रैंडम सैम्पलिंग पहले हम देखते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मतलब जिसके सारे चांसेस इक्वल होते हैं सिलेक्ट होने के। तो क्या स्ट्रैटिफाइड हमारी रैंडम सैम्पलिंग है? बिल्कुल। क्या सिंपल रैंडम हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है? हाँ जी। क्या सिस्टमैटिक हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है? बिल्कुल। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग रैंडम के अंदर आती है? बिल्कुल आती है। तो सारी की सारी हमारी रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। हमसे उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी होती है जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, मतलब जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, ये फ्री है, ये फ्री है कि कैसे ही अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से डेटा को ये इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसका मतलब डेटा को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। और कभी कभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी कैटेगराइज की जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रिस्ट्रिक्शन फ्री होती है और यहाँ पर नॉन रैंडम सैम्पलिंग कभी से पार्ट माना जाता है। हम इसे कभी कभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह देते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ अ डेटा, कि किस तरह से हम अपने डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके यूसेज के बेस पे हम इसके जो डेटा है, जो टेक्निक है, इसको हम प्रोबेबिलिटी से नॉन प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉट रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है, सो मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बता दिया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, तब भी आप टिक किसको करेंगे? सिंपल रैंडम को, है ना। अगर आपसे पूछा कि रिस्ट्रिक्टेड कौन सा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किसमें नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन फ्री कौन सा है, देन आप क्या बोलेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सो यू मेक श्योर कि आप करेक्ट तरीके से इसको आंसर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सा डेटा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। देखो डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, है ना, जिसको हम थोड़ा प्रोसेसिंग करके एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, बिल्कुल मतलब रॉ थिंग्स, बस मैंने कुछ चीज सुन ली तो सुन ली, लेकिन उस चीज को मैं अपने काम के अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल करूंगी, दैट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि थोड़ा प्रोसेसिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो हमसे पूछा है कि बताइए डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से नहीं है। अगर हमें पता होगा कि डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है तो ही हम बता पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। तो हमें या तो ये पहचानना है कि डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, और जो नहीं लगेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर हम देख सकते हैं कि डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। अगर हमें एक चीज पता है तो दूसरे का आंसर हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय इन्यूमरेटर और एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स जो भी हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि सैंपल से जो भी हम डेटा को यूज करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट कौन करता है? इन्यूमरेटर कलेक्ट करता है, या फिर एस्टिमेशन से हम उसको यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही बात कह रहा है डेटा के बारे में कि इन्यूमरेटर उसे कलेक्ट करता है, एस्टिमेशन हम उसमें यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो ये तो आंसर नहीं है ना। नेक्स्ट हमसे कहा स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स को प्लेस किया जाता है जहां पे एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन हो, है ना।
तो जहां पर आपका इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आप उसी को तो यूज करेंगे, है ना। आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो यूज नहीं करेंगे जो दोनों के लिए कहीं भी रिक्वायर्ड ना हो, है ना। तो इस तरीके से जो डेटा है वो क्या करता है, वो रिलेशन बनाने की कोशिश करता है आपस में जो वेरिएबल्स है उनके बीच में, ठीक है। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या, कुछ बताया नहीं हमें, क्या क्या डेटा एक ह्यूमन बीइंग है? इज इट? नो, इट्स नॉट। डेटा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है ना। तो डेटा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, डेटा ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी भी आप देख सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी। हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं ना स्टडी अपने कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अपने मार्क्स कंपेयर कर रहा है ना, या फिर आप अपनी इनकम कंपेयर कर रहे हो, या फिर कोई कंपनी अपनी सेल्स कंपेयर कर रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है स्टडीज को, स्टडीज में कंपैरिजन लेकर आने के लिए, ठीक है। तो ये भी डेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है, बट ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन नहीं है। तो हमें एक तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि ये बता दो कि स्टैटिस्टिक्स का एडवांटेज क्या है, यही तो पूछ रहा है। अगर लिमिटेशन नहीं बोल रहा तो मतलब एडवांटेज बता दो। या फिर अगर मैं कहूँ कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो इसका मतलब आप मुझे डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन बता दो। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, उसे आपको अच्छे से समझना है, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे समझा कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नॉट द लिमिटेशन मतलब हमसे एडवांटेज पूछ रहा है या फिर बेनिफिट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, होमोजीनियस स्टैटिस्टिकल डेटा, देखो एक चीज होती है, अब लिमिटेशंस पढ़ेंगे आप स्टैटिस्टिक्स की तो वहां समझ पाएंगे कि जो डेटा होता है, ठीक है, जो डेटा होता है वो हम होमोजीनियस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की कि जो भी डेटा होगा वो हेट्रोजीनियरिटी पे अप्लाई नहीं होगा, है ना। अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी तो वहां हम स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या कोशिश करेंगे कि जो सारा डेटा है हमारे पास वो एक जैसा हो, ताकि हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना। तो इसीलिए हमें ये लिमिटेशन दिखाई देती है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज होमोजीनियस, मतलब ये हेट्रोजीनिटी पे काम नहीं करेगा। तो ये तो लिमिटेशन है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, भाई डेटा को एनालाइज करना, क्या ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है? हम कोई भी डेटा कलेक्ट कर ले, कोई भी डेटा हम कलेक्ट कर ले, क्या हम उसे एनालाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमें देखना होगा कि क्या ये डेटा हमारे लिए रिक्वायर्ड है भी या नहीं, ये हमारे लिए वर्थफुल है भी या नहीं, है ना। तो एनालिसिस ऑफ डेटा तो होगा, एनालिसिस ऑफ डेटा तो होगा। तो दिस इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। बट हम बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि बाकी पॉइंट्स हमसे कह क्या रहे हैं, इन्हें भी सुनते हैं हम लोग, थोड़ा इनकी बातें भी सुन लेते हैं कि ये हमसे क्या कह रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ मीन्स, प्रेजेंटेशन ऑफ मीन्स मतलब एक तरह से रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रेजेंट करना इज स्टैटिस्टिक्स। ट्रू, समहाउ इट्स ट्रू। रिसोर्सेज को प्रेजेंट करना, मीन्स को प्रेजेंट करना। अब देखो अगर रिसोर्सेज हम पे लिमिटेड हैं तो क्या हमारी प्रेजेंटेशन भी लिमिटेड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ मीन्स ये एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का, कि हम अपने मीन्स को या फिर अपने डेटा को बहुत लिमिटेड तरीके से ही प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, तो दैट्स द लिमिटेशन, ठीक है। तो ये तो लिमिटेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता था आंसर। देन स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू इन द लॉन्ग रन एंड ऑन एवरेज, कि जो स्टैटिस्टिक्स लॉ होते हैं वो ट्रू होते हैं, सच होते हैं लंबे टाइम तक, और ऑन एन एवरेज बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ये भी सही चीज है, बट स्टिल इट्स अ लिमिटेशन। वाई, क्यों क्यों है ये लिमिटेशन? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स लॉ
सही तो है, बिल्कुल सही है लॉन्ग रन के लिए, बट लॉन्ग रन में इनका जो यूसेज है फिर वो करंट सिचुएशन में उसका इम्पैक्ट जो है कम कर देता है ना। तो हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए ये कम कर देता है कि अपने अकॉर्डिंग हम चेंज इसको कर सकें। तो एक लिमिटेशन है कि उस डायरेक्शन में काम करना हमें अलाउ नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज नॉट सॉरी, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ पे तक, वेरी गुड। सो वी हैव कंप्लीटेड 8 क्वेश्चंस टिल नाउ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छे से आप इनको पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर की बेस पे आप रिस्पोंडेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी कि मेल, फीमेल, है ना, ट्रांसजेंडर और सम अदर कैटेगरीज, ठीक है। तो इसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रिस्पोंडेंट का। तो ये किस चीज का एप्लीकेशन है, इज इट ऑर्डर, नॉमिनल, इंटरवल और रेशियो। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरीके से क्लासिफिकेशन होती हैं। नो, आई एम, रियल, सिखाया था ना, नॉयर, क्या सिखाया था, नॉयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है। तो नॉमिनल मतलब जहां पर सिर्फ नाम के बेस पे हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ऑर्डिनल मतलब जहां पर हम एक तरह से रैंक देते हैं, ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे नेम आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जेंडर भी आ जाता है, ओके। इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है जहां पर हम एक तरह से डिफरेंसेस लेते हैं, है ना। और रेशियो, रेशियो का क्या मतलब है, रेशियो का मतलब होता है कि जब हम इन डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल जेंडर की बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनल स्केल, ठीक है, नॉमिनल स्केल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, क्लियर है, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज। कार्ल पियर्सन, हमारे कार्ल पियर्सन जी थे जिन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया था, है ना। कोरिलेशन को, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, कुछ याद है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी एक्स। तो हमें ऑप्शन में पूछा है कि जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल का, उसे क्या कहते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट होता है, नो, इट्स नॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट। क्या ये स्क्वायर रूट होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना, स्क्वायर रूट होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बिल्कुल, है ना। ये क्या होता है, हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के जो स्क्वायर रूट है उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, है ना। रिग्रेशन हमने पढ़े हैं, रिग्रेशन लाइन हमने पढ़ी है, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये मैंने आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन में भी पढ़ाया था, ठीक है। कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल, न, ये आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव, नो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर, बेसिक क्वेश्चन से, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट, अगर कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, हमने जब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़े थे, है ना, तो हमने, आपको याद है, हमने एक कोरिलेशन पढ़ा था, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर मतलब जब कांस्टेंट चेंज आ रहा है दोनों वेरिएबल्स में, ना, दोनों वेरिएबल्स में कांस्टेंट चेंज आ रहा है। नॉन लीनियर जब कांस्टेंट चेंज नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट चेंज नहीं है। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है,
परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि जब वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, कि अगर मेरी इनकम 10% से बढ़ रही है तो मेरे खर्चे भी 10% से बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज कांस्टेंट। हर साल ये चीज सेम देखने को मिलती है कि 10% मेरी इनकम बढ़ रही है तो 10% मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन। तो अगर कोई कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो इम्परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इम्परफेक्ट है ना। यानी कि वहां पे कांस्टेंट चेंज सेम नहीं आ रहा है, तो दैट इज योर नॉन लीनियर कोरिलेशन। ध्यान रखिएगा, इसे हम नॉन लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। तो अगर कोरिलेशन परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो एक नॉन लीनियर कोरिलेशन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इफ कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट इट इज नोन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे तक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, द स्टैटिस्टिकल डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म बिफोर एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक are used to refine process or summarize is called statistical data in the original form। हमने देखा था जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, वी हैव टू थिंग्स। क्या क्या थी, एक मेथड होता है प्राइमरी मेथड, प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा, है ना, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला कि जब ओरिजिनल फॉर्म में है, जब हम डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और जब हम डेटा को किसी ऑलरेडी सर्च रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, यहाँ पे उसने हमसे कहा ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म कौन सी है, ओरिजिनल फॉर्म किसकी होती है, हमारी प्राइमरी डेटा की होती है, जो कि एकदम रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ डेटा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, रॉ और प्राइमरी डेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिकॉर्ड्स विद इन अ फाइल, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिकॉर्ड्स विद इन अ फाइल। आप क्या कर रहे हो, आप जो रिकॉर्ड्स है उन्हें क्या कर रहे हो, फाइल में अरेंज कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, देखो, ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप चीजों को अरेंज करते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप क्या करते हो, चीजों को अरेंज करते हो, अपने डेटा को अरेंज करते हो। अरेंजिंग का मतलब होता है जहां पे आप डेटा को सही तरीके से लगा रहे हो बट विदाउट फॉलोइंग एनी ऑर्डर, है ना, कोई ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं होता, नॉट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। इसे आप अपने अकॉर्डिंग एज पर योर चॉइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर चॉइस आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है कि मैं डेटा को, मेरे पास फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि इन फ्लावर्स को मैं कलर बेस पे ऑर्गेनाइज करूं, लाइक आई वॉन्ट रेड फ्लावर फर्स्ट, फिर पिंक फ्लावर रखेंगे, फिर उसके बाद हम ऑरेंज फ्लावर रखेंगे, फिर हम येलो फ्लावर रखेंगे, इस तरीके से। या फिर मैं कह सकती हूँ कि मुझे इन फ्लावर्स को इनकी हाइट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना है, कि पहले मैं छोटा वाला फ्लावर रखूंगी, फिर थोड़े से बड़े हाइट के फ्लावर्स रखूंगी, है ना। तो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल कि अरेंजिंग का मतलब होता है आप ऑर्डर तो कर रहे हैं, सीक्वेंस तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी इच्छा से कोई भी पैटर्न यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, वही सीक्वेंसिंग का क्या मतलब होता है, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है एक अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर वे, अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आप क्या कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट है लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी कि ऑर्डरिंग यहाँ पे सीक्वेंसिंग के अंदर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं एक फाइल में, तो फाइल में हम अरेंज कर रहे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे, है ना। क्या मैं टाइम वाइज क्या मैं टाइम वाइज फाइल्स को अरेंज कर रही होंगी, बिल्कुल। उनकी डेट्स देखूंगी, बिल्कुल, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे होगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं 2023 की फाइल पहले लगा दूं और 2001 की फाइल बाद में लगा दूं, या 2021 की फाइल पहले बाद में लगा दूं, ऐसा हो सकता है नहीं। जब फाइल्स को अरेंज कर रहे हैं तो हम इस डेटा को सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे, है ना। तो दिस वुड बी योर आंसर, सीक्वेंसिंग।
अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग में भी एक ऑर्डर होता है। जैसे आपने कभी जब डेटा हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके फाइल मैनेजर फाइल्स होती है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि भाई आपको डेटा कैसे सेट करना है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपको न्यूएस्ट फाइल पहले देखनी है, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, है ना? या फिर आपको साइज के अकॉर्डिंग पूछता है कि आप हाईएस्ट साइज से लोएस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। तो सॉर्ट करना मतलब जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सेटिंग डाल के उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था अरेंजिंग रिकॉर्ड्स विद इन अ फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सीक्वेंसिंग। ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको चारों टर्म्स का मीनिंग भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया है। तो यहाँ पर हमारे 13 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन। तो देखो, हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है, मीन, मीडियन, ये सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ी है। इन सेंट्रल टेंडेंसी में हमसे आज पूछ रहा है कि बताओ मीन का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब क्या पूछ रहा है ये हमसे? ये सिंपली हमसे पूछ रहा है कि एडवांटेज क्या है यूजिंग मीन। ठीक है, तो मीन, डज मीन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? बिल्कुल, मीन क्या होता है? मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट करता है ना? अगर मैं कोई भी सीरीज है मेरे पे 9, 10, 5, 2, इसको अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगी इसका, तो मीन कुछ और आएगा, है ना? लाइक 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 5 26 डिवाइडेड बाय 4। सो ये कितना आएगा? 4 6 24 और 2 का गैप, 4 5 26.5। बट जैसे ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी एक और 2, तो अब इसका मीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 5। तो क्या हमारा जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। सो क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? ये एक डिसएडवांटेज है ना? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, दिस इज नॉट आवर आंसर। ठीक है, देन इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ग्रुप डेटा विद ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स होते हैं लाइक लेस देन 10, फिर मैं कहूँ आपको 10 to 20, 20 to 30 एंड मोर देन 30। तो इस तरीके के डेटा में बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या करें, यूजिंग मीन को यूज करें, है ना? बहुत मुश्किल होता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा में मीन को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स हैं। तो ये क्या है? ये इसका एक इसकी प्रॉपर्टी है ना? तो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन the third option we have is it does not possess the desired algebraic property। इसके अंदर कोई डिजायर्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब कि मैं कोई फिक्स नहीं कर सकती कि ये वेरिएबल इसी पर्पस के लिए यूज होगा, मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ एज पर द प्रॉपर्टीज। तो दिस इज द एडवांटेज। ये एडवांटेज है मीन का कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ पे? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है बताइए बेस्ट मेजर क्या होगा अगर मुझे कंपेयर करना है दो कॉलेजेस या फिर दो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स। दो कॉलेज और दो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आए हैं और मुझे उन दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेजर क्या यूज करना है। देखो, जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं बिटवीन ओनली 2 डेटा, है ना, और उसके अंदर भी एक सीरीज फॉलो होती है। अब देखो, जब मैं दो कॉलेज या दो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या वहां पे एक ही क्लास होगी? नहीं, बहुत सारी क्लासेस होंगी ना, अलग अलग क्लासेस होंगी। तो इसका मतलब हम पे अलग अलग सीरीज होगी, है ना? तो यहाँ पे जब भी हम दो डेटा का कंपैरिजन करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी सीरीज होती है, तो उसके लिए बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज किया जाता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर है हम सभी को ये पॉइंट्स? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ sum of two values of two variables x and y is equal for all the observations, the value of coefficient of correlation between x and y is। कह रहा है कि अगर दो वेरिएबल्स
एक्स एंड वाई का मैं सम कर देती हूँ तो ये इक्वल होंगे मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस की। इन ऑब्जर्वेशंस को मैं मान लेती हूँ जेड, ऑब्जर्वेशन लाइक 2 3 4 6 है ना, जेड मान लेती हूँ, है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा कब होगा, जब मेरा कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव होगा, जब मेरा कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होगा, जब मेरा कोरिलेशन 0 होगा यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं होगा, या फिर एक इम्परफेक्ट कोरिलेशन होगा विच कुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1, है ना। तो देखो 0 और ये तो नहीं हो सकता, या तो ये +1 होगा या तो -1 होगा। अब देखो अगर आप चाहते हो ये वाली वैल्यू बाकी सबके इक्वल है तो इसका मतलब ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज कब आएगा, जब हम x और y वेरिएबल को चेंज करेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि x और y वेरिएबल में कोई चेंज ना आए तो मैं अगर इनको हटा ही दूं, कैंसिल ही कर दूं, तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे मुझे z की वैल्यू सबके लिए सेम मिल जाएगी, है ना, हो सकता है ना। मतलब अगर मैं एक वैल्यू प्लस की रखूं, अगर मैं एक वैल्यू माइनस की रखूं, तो क्या इसे कैंसिल करके मैं z की वैल्यू सबके लिए सेम निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे परफेक्टली नेगेटिव जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। परफेक्टली नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, है ना। तो इसलिए परफेक्ट नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां पर हम दोनों वेरिएबल्स का जब सम करेंगे तो वहां से हमें जो भी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, which two of the following statements are true? पूछ रहा है कि बताइए दो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से हैं जो बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ग्रेटर देन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मीन मीडियन की, तो हमने देखा था कि अगर आप मीन से डेविएशन निकालते हैं और आप मीडियन से डेविएशन निकालते हैं तो हमेशा मीन से निकाला हुआ डेविएशन बड़ा आएगा एज कंपेयर टू मीडियन। तो ये तो करेक्ट है प्रॉपर्टी, ठीक है। देन ऑप्शन ए तो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका मतलब मेरा आंसर या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो मतलब मेरे को ऑप्शन 1 और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देना है। तो आइदर इट कुड बी ए एंड सी और इट कुड बी ए एंड बी, यानी कि मुझे बी और सी में से कंपेयर करना है। डी भी मेरा आंसर होगा नहीं, तो मुझे डी भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डी भी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बी और सी में देखना है। बी और सी में बोला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन में आप कोई चेंज करेंगे तो आपके वेरिएबल्स में चेंज नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन में चेंज नहीं आएगा, सही कह रहा है। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केल, क्या स्केल में आप चेंज करेंगे यानी कि आप मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा? ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चेंज आता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई हैं इसकी चेंज की, है ना। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गया। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड सी। सी में अगर मैं कहूँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने ये पढ़ा है 4 5 6। यहाँ पे था हमारा एम डी, नहीं टी एम डी क्यू डी, है ना। तो इसको इधर लिखते हैं, हमें अभी साइन भी लगाने, 4 एस डी एम डी क्यू डी, सबसे बड़ा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसकी वैल्यू बोली है यहाँ पर, मीन डेविएशन की वैल्यू बोली कि मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन देखो यहाँ पे, ये है मीन डेविएशन। क्या मीन डेविएशन इक्वल है 4/5 ऑफ एस डी? मैंने ये 5 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले गए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें यहाँ पे, अच्छे से समझ आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का ये रिलेशन याद है बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, क्या लिखते हैं हम इसको, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, 2 मीन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू अबाउट मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। तो देखो ये वाला तो रिलेशन यहाँ पे आ ही रहा है, ये तो सही है। हमें चेक करना है फर्स्ट वाले में बोला मीन
माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये क्या है, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, तो 3 मीन, ये वाली मीन को अगर मैं यहां लेकर आऊं, इसको एक बार ऐसे करते हैं, ये हमें मोड प्लस में चाहिए ना, इसको मोड को यहाँ लेते हैं। मोड को मैं यहाँ पे लेके आ गई, प्लस में हो गया। 3 मीडियन को मैं यहाँ ले गई, 3 मीडियन मेरा प्लस में आ गया। ये 3 मीन को मैं यहाँ पे ले गई तो मेरा आ गया 2 मीन। तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए है ना। हमसे पूछा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। यहाँ पे देखो 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड, ये भी सही है क्योंकि मोड को सॉरी 3 मीडियन 2 मीन, 2 मीन माइनस में, मैंने इसको यहाँ प्लस में ले गया, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है 2 मीडियन माइनस 3 क्वार्टल डेविएशन इक्वल्स टू 2 मीन। तो क्वार्टल डेविएशन का तो कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ये रिलेशन हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे हम सभी को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द मीडियन इज ऑलवेज, देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन हमेशा होता है जो मिडिल वैल्यू होती है। तो क्या मीडियन एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर है डेटा सेट में? नो इट्स नॉट, है ना, ये नहीं है। ये तो हमारा वो होता है, मोड होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्या मीडियन हमारा सेम होता है मीन की तरह? नहीं। क्या मीडियन हमारा मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस होता है? उसको तो हम रेंज कहते हैं, है ना। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज ऑलवेज द मिडल स्कोर when results are ranked in order of magnitude। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन फॉर द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हमें पता है, हम इस तरह से स्क्वायर रूट करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, हमेशा करते हैं। ठीक है, तो हमें इसी से मैच करके बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट को कैसे डिफाइन किया जाए। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल डिस्टेंस होती है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट? नो। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्क्वायर रूट होता है टोटल डिस्टेंस का फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट? नो। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑल स्क्वायर्स एंड मीन? ऑल स्क्वायर्स एंड मीन का एवरेज सम अपॉन एन, मतलब एवरेज, ठीक है, का एवरेज का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर तो किसका होता है, एवरेज का, तो ये एवरेज का स्क्वायर हो गया। ओके, देन उस पे लगता है अंडर रूट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सी क्या है, द स्क्वायर्ड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑल स्कोर्स एंड द मीन। और ऑप्शन डी क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अ स्कोर एंड द मीन। तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो अगर आप फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से पता हो, उस फॉर्मूले का मीनिंग पता हो, तो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आर नॉर्मली रेफर टू एज। तो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को इस तरह से शो करते हैं, इस तरीके से, है ना। कैसा होता है ये होता है बेल शेप्ड। ठीक है, इस पॉइंट पे ये क्या होता है, ये होता है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला पॉइंट नॉर्मल, जहाँ पे मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट डेटा नॉर्मली कैसे रिफर किया जाता है, ये बेल शेप्ड रिफर किया जाता है। ठीक है, इट्स सिमेट्रिकल, बेल शेप्ड रिफर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि which of the following statement is true about a 95% confidence interval of the mean of a given sample। देखो, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ 5% का लेवल होता है जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। एक्चुअली इट्स 2.5 है ना। और जो बाकी लेवल होता है वो होता है हमारा 95% कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि हम कितना श्योर हैं कि हमारे जो भी हमने कंक्लूजन निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और 5% जो कि हम कहते हैं हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, वो हमारा होता है चांसेस ऑफ एरर, है ना।
तो यहाँ पे हमसे कहा कि बताओ 95% कॉन्फिडेंस लेवल हमारे लिए किसी भी सैंपल का क्या डिपिक्ट करता है। तो देखो क्या ये 95 आउट ऑफ 100 सैंपल के मतलब बताता है जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आते हैं? नो। क्या ये 95% चांस के बारे में बताता है जो कि पॉपुलेशन मीन हमेशा आएगा इस लिमिट्स के अंदर? हाँ जी बिल्कुल 95% चांस बताता है। क्या ये 95 अपॉन 100 पॉपुलेशन मीन्स की चांस बताता है जिसमें आप लिमिट्स के अंदर आएंगे? 95 अपॉन 100 का कंसेप्ट तो है ही नहीं, 95% वाला कंसेप्ट है, 0.5 प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए उससे यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से, टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। अ सेट ऑफ स्कोर्स इज प्रेजेंटेड इन अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने कुछ स्कोर्स को प्रेजेंट किया है और हिस्टोग्राम यहाँ पे जो सीरीज शो कर रहा है वो कर रहा है डिक्रीज इन हाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कुछ इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ से देखो लेफ्ट से ये ऐसे डिक्रीज होते होते राइट पे आ गया, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? क्या ये देखो लेप्टोकर्टिक तो नहीं है, लेप्टोकर्टिक नहीं है। पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिव या नॉर्मल? नॉर्मल तो नहीं है बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉर्मल नहीं है। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। अब देखो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, देखो जब हम ऐसे वैसे बात करते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, तो ये होता है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड क्योंकि नेगेटिव पॉइंट की तरफ होता है। ठीक है, देन जो हमारा होता है ना ये वाला पॉइंट इस तरफ से जाता है, जो राइट टेल कहते हैं जिसे, तो राइट टेल क्या होता है हमारा? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अब क्योंकि राइट टेल्ड है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। लेफ्ट जो होता है वो जो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होता है वो हमारा क्या होता है? लेफ्ट टेल होता है, और जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है वो हमारा राइट टेल होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक सेमिनार कंडक्ट किया गया एक लाइब्रेरी रूम में जिसमें हमें लेटर्स को आइडेंटिफाई करना था फ्रॉम ए टू जेड। तो एक रिसर्चर ने क्या किया? एक रिसर्चर ने रिकॉर्ड किए नंबर ऑफ क्लासेस जो कि उस रूम में हेल्ड हो रही थी फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ यूज किया जाएगा? तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए हम या तो हिस्टोग्राम यूज करेंगे या तो हम बार चार्ट यूज करेंगे। स्कैटर्ड प्लॉट, बॉक्स प्लॉट हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम हमारा जो होता है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को डिपिक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेरिएबल्स ले रहे हैं, हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि क्या है? कैटेगरीज, कैटेगोरिकल है। ठीक है, और ये क्या होता है? हिस्टोरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है। तो जब कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ए टू एच, कैटेगरीज की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम बार चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम बार चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ टीचर गिव अ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट टू अ क्लास ऑफ ज्योग्राफी स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटेड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक टीचर ने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट करने की कोशिश करी जहां पे उसने सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर किया फॉर द ज्योग्राफी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोर। इनमें से कौन सा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता? कैन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मीन से ज्यादा स्कोर किया है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मीडियन से ज्यादा स्कोर किया है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मोड से ज्यादा स्कोर किया है, या ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, मतलब ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखो डी तो नहीं है यहाँ पे, इनमें से कोई आंसर होगा हमारा ए, बी, सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा है, कोई भी हम डेटा लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड अबव मीन, ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू जो सबने स्कोर कम से कम की होती है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैड स्कोर्ड अबव द मीडियन, मीडियन मतलब जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, इससे ऊपर किसी की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, बट मोड अपने आप में एक मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जिसे डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ये सिंगल वैल्यू देता है, कभी ये 2 वैल्यू देता है, कभी ये 3 वैल्यू देता है। तो कभी भी हम मोड को एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं मानते, एक्यूरेट मेजर नहीं मान सकते। तो यहाँ पे उसने पूछा है कैन नॉट, जो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। तो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या नहीं हो सकता? द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड अबव द मोड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
समझ आ गया? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छे से यहाँ पे मार्क्स गेन किए होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, अपनी स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस करी होगी। आई होप यू लाइक द सेशन, आपको सेशन पसंद आया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।